morning, students. Today we are continuing our chapter 8 controlling part A, last chapter controlling. कल हमने इसमें पढ़ा था मीनिंग, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड इम्पोर्टेंस. नाउ last topic of this chapter is process of controlling. अभी तक आपने प्लानिंग प्रोसेस पढ़ी, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस पढ़ी, अब आप पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस. इसके अलावा आपने स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ी थी, सिलेक्शन प्रोसेस पढ़ी थी. तो स्टूडेंट्स, आपको बताया था प्रोसेस में जिस सीक्वेंस में आपको बताया जा रहा है आपको उसी सीक्वेंस में लर्न करके लिखना होता है. बोर्ड एग्ज़ाम्स में इसकी केस स्टडी आती है और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग हमेशा आता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में, बहुत ऑलमोस्ट एवरी ईयर रिपीट होता है, और कभी 3 मार्क्स में, कभी 4 मार्क्स में. तो इसके जो आपके प्रोसेस के स्टेप्स हैं वो आपको अच्छे से लर्न करने हैं, समझने हैं, ठीक है. और जब केस स्टडी आप पढ़ें तो उसमें केस स्टडी पढ़ के आपको पहचानना होता है कि मैनेजमेंट के किस फंक्शन की प्रोसेस यहाँ डिस्कस हो रही है, कौन कौन से स्टेप यहाँ डिस्कस हो चुके हैं, जो उसके अलावा रह गए हैं वो बताइए. तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ना. ट्विस्टेड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको बहुत ध्यान से अगर समझा हुआ होगा, पढ़ा हुआ होगा, लर्न करा हुआ होगा तो आप सही आंसर तक पहुँच सकते हैं. नाउ स्टेप फर्स्ट, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. सबसे पहला काम कंट्रोलिंग प्रोसेस का, सबसे पहले आपको एक स्टैंडर्ड डिसाइड करना है ना. जब भी आपको, जैसे मान लीजिए हम क्वेश्चन पेपर बनाने बैठते हैं, ठीक है, तो हम पहले ये सोचते हैं कि क्वेश्चन पेपर कितने मार्क्स का बनाना है. जैसे हमने आपका मान लो प्री मिड टर्म का बनाया तो हमने सोचा पहले 25 मार्क्स का देंगे, फिर अब हम मिड टर्म का बना रहे हैं तो सोच रहे हैं 40 मार्क्स का देंगे. तो कंट्रोलिंग प्रोसेस जो है, ये कंट्रोलिंग प्रोसेस तो एग्ज़ाम्स आपका ले रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं. तो जब हम इस तरह से परफॉर्मेंस को चेक करते हैं तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड डिसाइड करना. जैसे हमने सबसे पहले क्या सोचा कि पेपर हाफ ईयरली का है तो 40 मार्क्स का है ना. फिर उसके बाद सारी चीज़ें शुरू होंगी कि कितने टाइम में पूरा करना है, कितने क्वेश्चंस देने हैं, क्वेश्चंस किस टाइप के देने हैं, ये सब चीज़ें फिर आगे कंटिन्यू हो जाएंगी. पर कंट्रोलिंग प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है कि स्टैंडर्ड को डिसाइड करना. इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस में भी जब मैनेजर कंट्रोलिंग प्रोसेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहला स्टेप होता है उसका क्या करना, स्टैंडर्ड डिसाइड करना कि आज वर्कर्स आएंगे मॉर्निंग में तो उन्हें काम देना है, तो शाम तक कितना काम उन्हें पूरा चाहिए. जैसे मान लीजिए उन्हें टोटल 1000 का ऑर्डर मिला है, उनके पास 10 वर्कर्स हैं, तो उन्होंने डिवाइड कर दिया, तो 100 यूनिट्स 10 वर्कर से उन्हें पूरी करानी है आज शाम तक. तो ये सब स्टैंडर्ड मैनेजर सबसे पहले सेट करता है, उसके बाद काम शुरू होता है. तो सबसे पहला स्टेप कंट्रोलिंग प्रोसेस का क्या है, स्टैंडर्ड्स को डिसाइड करना. द फर्स्ट स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज सेटिंग अप ऑफ परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, क्राइटेरिया अगेंस्ट विच एक्चुअल परफॉर्मेंस वुड बी मेजर्ड. अब जो मान लीजिए आप एग्ज़ाम्स देंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस होगी उसको हम कैसे मेज़र करेंगे कि 40 में से हैं ये मार्क्स, है ना. किसी के 20 होंगे, किसी के 30 होंगे, किसी के 40 आउट ऑफ 40 होंगे. तो सबसे पहले हमने स्टैंडर्ड डिसाइड करा जिससे हम आप सबकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को फिर मेज़र करेंगे कि 40 में से 30, 40 में से 40, है ना. तो स्टैंडर्ड्स ये क्वांटिटेटिव टर्म्स में भी हो सकते हैं और क्वालिटेटिव टर्म्स में भी हो सकते हैं, पर जिन यूनिट्स में हमने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहा है उन्हीं यूनिट्स में हमें परफॉर्मेंस को मेज़र करना चाहिए, यही सुटेबल होता है. फॉर एग्जांपल कॉस्ट टू बी इनकर्ड. अब ऑर्गेनाइजेशन में हम जब स्टैंडर्ड डिसाइड करते हैं तो हम यही सोचते हैं कि कितनी कॉस्ट आनी चाहिए, ये भी हमारा स्टैंडर्ड हो सकता है क्वांटिटेटिव टर्म्स में. रिवेन्यू टू बी अर्नड, है ना, ये भी हमारा स्टैंडर्ड हो सकता है कि हमें कितनी रिवेन्यू अर्न करनी है क्वांटिटेटिव टर्म्स में. प्रोडक्ट्स यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस्ड, जैसे हमने एग्जांपल दिया था 100 यूनिट्स हमें एक वर्कर से आज पूरे दिन में प्रोड्यूस करवानी है, तो ये भी क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो गया. इम्प्रूविंग मोटिवेशन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़, ये हमारा क्वालिटेटिव टर्म्स में हो गया. तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं जो एक मैनेजर एक स्टैंडर्ड डिसाइड करता है.
Next step is measurement of actual performance. Once performance standards are set, the next step is measurement of actual performance. Performance should be measured in an objective and reliable manner. आपको जब परफॉर्मेंस मेज़र करते हैं तो इस तरह से करिए कि जिस तरह से आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर रखे हैं, जिससे आपको उससे कंपेयर करना इजी हो जाए. मतलब अगर आपने 100 यूनिट सोची हुई हैं पर वर्कर इतने आवर्स में, तो आप उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही अपनी परफॉर्मेंस को मेज़र करिए, जिससे आपको सही मिल सके कि हमारी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है या नहीं. Performance should be measured in the same units in which standards are set, as this would make their comparison easier. Now, third step is comparing actual performance with standards. This step involves comparison of actual performance with standard. अब हमने शाम को देखा 10 वर्कर्स हमारे पास हैं, कितनी यूनिट्स उन्होंने प्रोड्यूस करी. किसी ने 80 करी थी, किसी ने 90 करी थी, किसी ने 100 करी थी, किसी ने 95 करी थी. तो अब हमें पता चला कि कितनी डेविएशंस आ रही हैं. डेविएशंस का मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एंड डिज़ायर्ड मतलब स्टैंडर्ड रिजल्ट्स. डेविएशन की स्पेलिंग है DEVIATION. डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, गैप स्टैंडर्ड और एक्चुअल परफॉर्मेंस में. हमने स्टैंडर्ड क्या डिसाइड किया था? फॉर एग्जांपल 100 यूनिट्स, और प्रोड्यूस कितनी करी? फॉर एग्जांपल 80 यूनिट्स. तो 20 का क्या आ गया? डेविएशन. तो डेविएशन हो गया हमारा डिफरेंस जब हमने कंपेयर करा एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से. तो कंपैरिजन ईजियर हो गया. क्यों? क्योंकि हमने जो स्टैंडर्ड जिस यूनिट में डिसाइड करे थे, हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस भी उसी यूनिट में मेज़र करी है, और क्वांटिटी टर्म्स में है तो और भी इजी हो जाता है कंपेयर करना. नाउ स्टेप 4 इज एनालाइजिंग डेविएशंस. एनालाइजिंग का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम किसी भी टॉपिक की डीपली थॉरली स्टडी करते हैं तो उसे बोलते हैं एनालाइज करना. सम डेविएशन इन परफॉर्मेंस कैन बी एक्सपेक्टेड इन ऑल एक्टिविटीज़. जब भी हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेज़र करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि कुछ तो डिफरेंस रह ही जाता है. मान लीजिए 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी थी तो किसी ने 98 करी, तो 2 यूनिट्स कम प्रोड्यूस करी, इतना तो चलता है. Therefore, it is important to determine the acceptable range of deviations. तो हम पहले ही एक रेंज बना लेते हैं, क्योंकि 1-2 का डिफरेंस हुआ ना तब तो कोई बात नहीं है ना, या 4-5 हुआ तब तो कोई बात नहीं. इससे ज़्यादा हुआ ना डेविएशन तो ध्यान देने की ज़रूरत है. जैसे मान लीजिए एक वर्कर 80 यूनिट्स प्रोड्यूस करके जा रहा है, 20 यूनिट्स का डेविएशन तो बहुत ज़्यादा है, कल तक भी कवर नहीं हो पाएगा. पर कोई मान लीजिए 98 प्रोड्यूस करके जा रहा है, तो हमें लगता है कि चलो कल 102 कर देगा तो इसकी पिछली वाली कवर हो जाएगी. तो जहाँ पे हमने रेंज बना ली है ना कि इतनी रेंज में आ रहा है तो कोई बात नहीं, पर इससे ज़्यादा आ रहा है डेविएशन तो ध्यान देने की ज़रूरत है. Therefore, it is important to determine the acceptable range of deviations. It is also called management by exception. Deviation, यहाँ पे भी स्पेलिंग आप ठीक रखेंगे डेविएशन की, DEVIATIONS. डेविएशंस इन की एरियाज ऑफ बिजनेस. की एरियाज होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जिनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन पर, उन्हें हम क्या बोलेंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स या फिर की एरियाज. नीड टू बी अटेंडेड मोर अर्जेंटली, तो उस पर एकदम से हमें एक्शन लेना पड़ता है, एज कंपेयर टू अदर वेरिएशंस इन सर्टेन इनसिग्निफिकेंट एरियाज. कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनको हम अगर ध्यान ना भी दें, थोड़ा बहुत उसमें डेविएशन आ भी रहा है और ध्यान ना भी दें तो भी चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उनको तो हम एक बार को इग्नोर कर सकते हैं. पर कुछ ऑर्गेनाइजेशन में की एरियाज़ होते हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं कि अगर इनमें ना भी ध्यान दिया गया एकदम से तो ये आगे जाके ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बड़ा खतरा बन सकते हैं. तो उन्हें हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहते हैं, तो उन्हें हमें कंट्रोल करना चाहिए.
Critical point control and management by exception should be used by a manager in this regard. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टेप 4 में एनालाइजिंग डेविएशंस में आपको 2 टॉपिक यहाँ पे नए पढ़ाए जाएंगे, 2 टेक्निक्स बोलते हैं हम इसको एनालाइज करने की। जब हम डेविएशंस को एनालाइज करते हैं मतलब अच्छे से स्टडी करते हैं तो हमारे पास 2 टेक्निक्स हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज़ मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन एंड सेकंड वन इज़ क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ठीक है, तो ये जो 2 टेक्निक्स हैं ये 4th स्टेप में आ रही हैं एनालाइजिंग डेविएशंस में। और एनालाइजिंग डेविएशंस का मतलब आपको समझ में आ गया। डेविएशंस का मतलब गैप जो हम देख रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में, और उसको अच्छे से स्टडी कर रहे हैं कि ये गैप, ये डिफरेंस क्यों है और कितना है। और फिर उस टेक्निक को स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 हैं टेक्निक्स। क्या क्या टेक्निक्स हैं? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस और क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल। ये मैंने अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझाया है, अब इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, अलग से भी पूछ सकते हैं इसके बारे में। पहले हम पढ़ने जा रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल के बारे में। इट इज़ नाइदर इकोनॉमिकल नॉर ईजी टू कीप अ चेक ऑन ईच एंड एवरी एक्टिविटी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हम ये मान के चलते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में आप सोचो कि एक भी चीज़ इधर से उधर ना हो, बिल्कुल जैसे हमने स्टैंडर्ड बनाए थे ना, बिल्कुल एक्यूरेट 100% वैसे ही काम हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। थोड़ी बहुत कहते हैं ना 19-20 तो चलता है। तो यही बात यहाँ कह रहे हैं कि इकोनॉमिकल भी नहीं है और इजी भी नहीं है कि आप हर एक चीज़ को बिल्कुल 100% एक्यूरेट करके चलोगे। तो कंट्रोल शुड देयरफॉर फोकस ऑन की रिजल्ट एरियाज। अभी आपको समझाया था की रिजल्ट एरियाज का मतलब क्या है? क्रिटिकल पॉइंट्स, मतलब जो मेन पॉइंट्स हैं, मतलब जहाँ पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ऑर्गेनाइजेशन को आगे बहुत भारी इसकी रकम चुकानी पड़ सकती है। तो उनको हम कह रहे हैं की रिजल्ट एरियाज, क्रिटिकल पॉइंट्स, उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है जिससे ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस इफेक्ट होती है। These key result areas are known as critical points. If anything goes wrong at the critical points, the entire organization suffers. इसको आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए आपकी फैक्ट्री है, एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। अब फैक्ट्री है तो नेचुरली वर्कर्स, लेबर बहुत सारी होगी, ठीक है। अब फैक्ट्री में पोस्टल चार्जेस भी होते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कुछ कोरियर वगैरह कराया उसके भी खर्चे होते हैं। और इतने सारे वर्कर्स, मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो उनकी सैलरी वगैरह, वेजेस वगैरह भी जाती है। तो अब आप ये बताइए कि कौन सी चीज़ आपकी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को ज़्यादा इफेक्ट कर रही है? एक तो हो गई लेबर कॉस्ट और दूसरी हो गई पोस्टल चार्जेस, ठीक है। अब ज़्यादा इफेक्ट कौन कर रहा है? ठीक है ना। की रिजल्ट एरियाज, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, कहाँ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? तो अगर मान लीजिए थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स वर्क कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि इस साल हम 15% उनका इंक्रीमेंट कर देते हैं, इट मीन्स एक वर्कर की सैलरी में अगर 15% होगा तो 1000 वर्कर्स की सैलरी में आप इंक्रीमेंट करने जा रहे हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन पे कितना बर्डन है, कितनी लैक्स में जाएगा अमाउंट। और अगर आप कहते हैं कि पोस्टल चार्जेस ना बढ़ गए हैं 15%, पिछले साल इतने थे, इस साल 15% बढ़ गए हैं, तो पोस्टल चार्जेस कितने हैं? 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 15% बढ़ गए, चलो 50 हो गए, 60 हो गए, 70 हो गए, बस। तो अब आप देखिए ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस को या ऑर्गेनाइजेशन पे बर्डन किसका ज़्यादा पड़ रहा है? लेबर कॉस्ट 15% बढ़ी तब, या पोस्टल चार्जेस 15% बढ़े तब? तो की रिजल्ट एरियाज, क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? लेबर कॉस्ट में 15% इंक्रीज होना। तो वहाँ अगर हमने अभी ध्यान नहीं दिया तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहाँ हमें कुछ करेक्टिव एक्शन लेना है ना, वहाँ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इन्होंने एक एग्जाम्पल से आपको समझाया है कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, की रिजल्ट एरियाज क्या होते हैं। तो ये भी एक एनालाइजिंग डेविएशन की टेक्निक है, ये आपको समझ में आ गई। Now next one is management by exception. Management by exception important टेक्निक है मैनेजमेंट कंट्रोल की, और ये किस बिलीफ पर बेस्ड है कि an attempt to control everything results in controlling nothing. इसको अंडरलाइन कर लेंगे
यहाँ से एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोलिंग नथिंग। इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये इस बिलीफ पर है, ये जो हमारी टेक्निक है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये किस पर बेस है? एन अटेम्प्ट टू कंट्रोल एवरीथिंग रिजल्ट्स इन कंट्रोल नथिंग। Thus only significant that variations which go beyond the permissible limit should be brought to the notice of management। यहाँ पर हमें क्या करना है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में? जब हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर रहे हैं उसी समय एक एक्सेप्टेबल रेंज डिसाइड कर लें, एक परमिसिबल लिमिट डिसाइड कर लें कि मान लीजिए हम 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करने को कह रहे हैं, अगर किसी ने 95 से 100 के बीच में करी तो उसको तो हम माइनर डेविएशन कंसिडर करेंगे, हम उसको एक बार को इग्नोर कर सकते हैं। पर अगर किसी की डेविएशन 95 से कम जा रही है, किसी की 90, किसी की 80, किसी की 85, तो वहाँ पर मेजर डेविएशन उसे माना जाएगा, है ना, और वहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, वहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो इस तरह से मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में हम क्या करते हैं, लिमिट बना लेते हैं, एक रेंज बना लेते हैं कि हमें इस रेंज के अंदर है तो ठीक है, मैनेजमेंट को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर इस रेंज से ज़्यादा हो रहा है डेविएशन तो हमें मैनेजमेंट के नोटिस में लाना है इस बात को। इसको भी आप एग्जांपल से समझ सकते हैं। इफ़ द प्लांट्स ले डाउन 2% इंक्रीज इन लेबर कॉस्ट एज एन एक्सेप्टेबल रेंज, मान लीजिए एक्सेप्टेबल रेंज आपकी 2% तक रखी गई है एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो अगर 2% तक इंक्रीज़ हो रहा है तो कोई बात नहीं, बट अगर इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है लेबर कॉस्ट में तो आपको मैनेजमेंट को नोटिस में ला के देना चाहिए। माइनर डेविएशंस मस्ट बी इग्नोर्ड, है ना, अगर 1-2% का डिफरेंस है ना, तो हम इस बात को इग्नोर कर सकते हैं, मैनेजमेंट को नोटिस में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हमने माइनर डेविएशंस कह दिया, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ मेजर डेविएशन, स्टूडेंट यहाँ डेविएशन है, ये मेजर डेविएशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, द मैटर हैज़ टू रिसीव इमीडिएट एक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। तो अगर मान लीजिए मेजर डेविएशन है, मतलब हमने 2% तक की रेंज फिक्स करी थी और उससे ज़्यादा हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें मैनेजमेंट के नोटिस में एकदम से ला के देना चाहिए कि यहाँ पे डेविएशन ज़्यादा हो रही है लिमिट से बाहर। तो इस टेक्निक को क्या बोलते हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नाउ स्टूडेंट्स, प्रोसेस का लास्ट स्टेप आता है टेकिंग करेक्टिव एक्शन। फाइनल स्टेप इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस इज टेकिंग करेक्टिव एक्शन when the deviations go beyond the acceptable range, especially in the key result areas। अब दोनों बातें आ गई, एक्सेप्टेबल रेंज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का और की रिजल्ट एरियाज क्रिटिकल पॉइंट्स का, है ना। अगर दोनों चीज़ें गलत हैं तो वहाँ पर इमीडिएट मैनेजरियल अटेंशन देने की ज़रूरत है, सो दैट डेविएशंस डू नॉट अकर अगेन, जिससे उसे फ़ौरन कंट्रोल में कर दिया जाए, दोबारा वो ना हो कभी। एंड स्टैंडर्ड्स आर एकम्प्लिश, और अपने गोल्स को हम टाइमली और इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव कर सकें। हाउएवर नो करेक्टिव एक्शन इज रिक्वायर्ड व्हेन दैट हैव विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स। और अगर हमें लग रहा है कि करेक्टिव एक्शन की ज़रूरत नहीं है, लिमिट में है हमारी डेविएशंस, तो वहाँ पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। That have